शुभार्थी। हेमांग राय के बैठक खाने में रविवार की वह चिरपरिचित मंडली जमी थी। 3 मित्र पहले ही आ चुके थे और 1-2 अन्य के आने की प्रत्याशा अभी शेष थी। ये युवाओं की टोली नहीं, अपितु प्रौढ़ों की गोष्ठी थी। घर संसार, पत्नी पुत्र और नाती पोतों की चर्चाएं रह रहकर छिड़ रही थी। किंतु उन्हीं चर्चाओं के बीच आंखों के मोतियाबिंद, दांतों की यंत्रणा, रक्तचाप और धमनियों के अवरोध, थ्रोम्बोसिस जैसे प्रसंगों को भी मार्ग छोड़ना पड़ रहा था। आगंतुकों में रसायन शास्त्र के आचार्य भवेश दत्तगुप्त, अभियंता शीतांशु चौधरी और पशु चिकित्सालय के सेवानिवृत्त शल्य चिकित्सक सर्जन शैलेंद्र सिहानबीश अपनी पदमर्यादा और हेमांग के साथ अपने पुरातन सौहार्द के बल पर कक्ष की 2 ईजी चेयर और तख्तपोश के गावतकियों पर अधिकार जमाकर बैठे थे। इनके अतिरिक्त 2-4 अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, किंतु उनके नामों का उल्लेख यहां न भी किया जाए तो कार्य चल जाएगा। वे मौन श्रोता मात्र थे, या यूं कहें कि वे विशेष कोई नहीं जैसे व्यक्ति थे। बोलने की तीव्र इच्छा होने के पश्चात भी उन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। हेमांग बाबू के तीनों मित्र, विशेषकर वे आचार्य और शल्य चिकित्सक, पूरी सभा पर छाए हुए थे। एक अतिथिवत्सल मित्र के रूप में हेमांग राय की ख्याति बहुत पुरानी है। उत्तम चाय और गरम गरम समोसे वे बड़ी उदारता से परोस रहे थे और स्वयं मित्रों को बोलने का अवसर देकर एक मृदु और मितभाषी की भूमिका निभा रहे थे। बहुबाजार के क्षेत्र में हेमांग बाबू का एक लघु मुद्रणालय, प्रेस, उसकी आय से गृहस्थी का निर्वाह भली भांति हो जाता है। मित्रों की धारणा तो ये थी कि बिना किसी आय के भी उनका कार्य चल जाता, क्योंकि हेमांग का परिवार अत्यंत संक्षिप्त है। 10 वर्ष पूर्व पत्नी का देहांत हो चुका है। पुत्र और पुत्री दोनों ही परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। पुत्री की ससुराल इलाहाबाद में है और पुत्र दिल्ली के सचिवालय में सेवारत है। हेमांग बाबू कोलकाता छोड़कर उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं रहते। उनका पुराना सेवक शंभू यहां उनका एकमात्र सहायक और संबल है। हेमांग बाबू एक आदर्शवादी मनुष्य है। पान, बीड़ी या धूम्रपान को वे स्पर्श तक नहीं करते। विवाह, श्राद्ध, अन्नप्राशन या जन्म दिवस के निमंत्रण पर जब वे जाते हैं तो वहां घर के सदस्य की भांति अतिथियों का सत्कार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुलाव, मिष्ठान और व्यंजन भी स्वयं परोसते हैं। किंतु कोई कितना भी हठ क्यों न करे, 1 कप चाय के अतिरिक्त वे मुख में अन्न का दाना तक नहीं डालते। 50 की दहरी लांग लेने के पश्चात भी हेमांग बाबू नियमित रूप से व्यायाम, दंड बैठक करते हैं। यद्यपि वे ये सब किसी को दिखाने हेतु नहीं करते, यहां तक कि शंभू की दृष्टि से भी इसे ओझल ही रखते हैं। जैसे नीम के दातुन से दांत साफ करते समय वे किसी के सम्मुख नहीं आते, वैसे ही अपने अनेक नित्य कर्मों को वे गोपनीय रखना ही प्रिय समझते हैं। मित्रों का मानना है कि इसी आत्मसंयम के कारण ही उत्तर 50 की आयु में भी हेमांग के शरीर पर उदर, भूड़ी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। दांत और नेत्र भी उन्होंने अक्षत और स्वस्थ रखे हैं। हेमांग कोई सुदर्शन पुरुष नहीं है, किंतु उनका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम है। वे अपनी आयु को कम से कम 10 वर्ष घटाकर बता सकते हैं, यद्यपि वे ऐसा कदापि नहीं करते। हेमांग ने बाल्यकाल में पढ़ी हुई उन स्वास्थ्य नीतियों को केवल कंठस्थ ही नहीं किया था, अपितु उन्हें अपने जीवन में उतारा भी था। वैसे ही वर्णमाला के प्रारंभिक पाठों में मुद्रित नीति शास्त्र की उन मूलभूत बातों को भी उन्होंने संकोच स्वीकार कर लिया था। मित्र पहले तो इस बात को लेकर हेमांग का उपहास करते थे, पर अब वे मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते हैं। भवेश बाबू कहते हैं, हेमांग का अर्धांग पत्नी साथ नहीं है, फिर भी देखो वो कितना सुखी है। शैलेंद्र बाबू चुटकी लेते हुए कहते, पत्नी नहीं है इसीलिए तो सुखी है। देखते नहीं हो विधवाएं कितनी स्वास्थ्यवती होती हैं
और दीर्घायु भी पाती है। हमारी आधी शक्ति तो पत्नी क्षीण कर देती है और शेष आधी परस्त्री। भला हमारा विनाश हुए बिना कैसे रह सकता है? इससे पूर्व शैलेंद्र बाबू अक्सर कहते थे, हेमांग ने इतिहास में स्नातकोत्तर अवश्य किया है, पर उसकी विद्या प्रारंभिक वर्णमाला के पाठों से आगे नहीं बढ़ी है। उसका जो सुख है वह शिशु का सुख है, वो अबोध का सुख है। केवल उसकी आयु बढ़ी है, अनुभव नहीं बढ़ा। अपने नाती पोतों को सुनाने योग्य वो अपने जीवन की एक भी रोमांचक कथा नहीं गढ़ पाएगा। किंतु आजकल शैलेंद्र बाबू उतने तीव्र स्वर में हेमांग का परिहास नहीं कर पाते। ठिठोली और व्यंग्य की वो धार अब कम होने लगी है। अब तो थ्रोम्बोसिस का भय अधिक सताने लगा है। फिर भी शैलेंद्र बाबू अब भी सभा के अधिपति बने रहते हैं। वे टूट भले ही जाए, पर झुकना उन्हें स्वीकार नहीं है। आज का तर्क देह व्यापार की कुरीति को लेकर छिड़ा था। भारत सरकार ने विधान बनाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया है। ये कार्य उचित हुआ या अनुचित, इसी विषय पर भवेश बाबू और शैलेंद्र बाबू के मध्य तीक्ष्ण वाद विवाद चल रहा था। भवेश बाबू का मंतव्य था कि भारत सरकार ने जो 2-4 श्रेष्ठ कार्य किए हैं, उनमें से एक है इस कलंक का निषेध। इससे अध पतन के गर्त से पुरुष भी बचेंगे और नारियां भी। इस राष्ट्र के लिए इसी प्रकार के मोह मुद्गर के प्रहारों की आवश्यकता है। जो समाज शताब्दियों से केवल पंचांग के शासन को मानता आया है, जिसने केवल मनु के अनुशासनों को कंठस्थ किया है, उसे रातों रात यदि उसके अपने विवेक के भरोसे छोड़ दिया जाए तो या तो कुफल प्राप्त होंगे या कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा। कानून और अध्यादेशों की गदा थामे एक प्रखर अधिनायक डिक्टेटर की इस देश को अब महती आवश्यकता है। इन अबोधों को मनुष्य बनाने के लिए कठोर अनुशासन ही एकमात्र मार्ग है। विधान बनाकर छोटे बड़े समस्त को अभ्यासों को जड़ से समाप्त करना होगा, किंतु विधान का प्रयोग न्याय संगत होना चाहिए। अन्यथा सरसों के भीतर ही प्रेत भूत डेरा जमाकर बैठ जाएगा। जैसे औषधि में जल, दुग्ध में जल, चावल में कंकड़ और जेल की यात्रा कर चुके उन तथाकथित देश सेवकों के भीतर कामिनी कांचन और पद प्रतिष्ठा का लोभ समाया हुआ है। केवल मोह को भंग करने से काम नहीं चलेगा, लोभ को भी चूर चूर करना अनिवार्य है। भवेश बाबू को दुख इस बात का है कि सरकार ने मद्यपान और लंपटता की ओर तो आंखें तरेरी हैं, किंतु चोरी, छल, लूट और शोषण को नियंत्रित करने की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। जबकि ये दूसरे वर्ग के अपराध भी रत्ती भर कम गंभीर नहीं हैं। फिर भी जो किंचित प्राप्त हो रहा है वही संतोषजनक है। देह व्यापार को प्रतिबंधित कर सरकार ने जो सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा की चेष्टा की है, भवेश बाबू उसी में हर्षित है। शैलेंद्र बाबू एक के बाद एक समोसे का रसास्वादन करते हुए बोले, भवेश, तुम भी इस संसार को हेमांग की भांति ही अत्यंत सरल और सीधा देख रहे हो। ये संसार और जो भी हो प्राथमिक वर्णमाला के पाठों जैसा सरल नहीं है। चाहे पुरुष हो या नारी, प्रत्येक के अंतर्मन में घोग की लालसा प्रचंड होती है। ये युग युगांतरों का संस्कार है। इसे तुम विधान का भय दिखाकर कदापि समाप्त नहीं कर सकते। ये विषैले सर्प सर्पिनिया भयवश केवल मूषक के बिलों में छिप जाएंगे, जिसका परिणाम और भी घातक होगा। विधान बनाकर द्वार बंद मत करो, अपितु शिक्षा और बोध के माध्यम से उन्हें परिष्कृत करो। जो देह का विक्रय करते हैं उन्हें अन्य आजीविका के साधनों से परिचय कराओ, और जो देह का क्रय करने जाते हैं उन्हें साहित्य, कला और रसों का उपभोग करना सिखाओ। समाज के प्रत्येक स्तर पर निर्बाध मेल मिलाप की व्यवस्था करो। जब स्पर्श मात्र से कुल मर्यादा के नष्ट होने का भय समाप्त हो जाएगा, तभी उस स्पर्श के वास्तविक महत्व को सब समझ पाएंगे। मैं जीवित रहते हुए कभी स्वेच्छाचार को सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगा। मनुष्य स्वयं को स्वयं ही सुधारेगा, चाहे इसमें सहस्रों वर्ष क्यों न लग जाए। भवेश बाबू अब उत्तेजित हो उठे और तर्क को और भी प्रखर कर दिया।
उन्होंने कहा, शैलेंद्र, तुम्हारी इस उदारता का अर्थ केवल अवसरवाद। तुम किस लोकतंत्र की युक्ति से इस गणिकातंत्र का समर्थन कर रहे हो? ये मेरी समझ से परे है। तुम अपने अतीत से प्रेम कर सकते हो, उसे न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए दिन को रात कह सकते हो, किंतु मुझे मेरे लाभ का भविष्य चाहिए। शैलेंद्र बाबू ने उपहास करते हुए कहा, अर्थात शिक्षकों की एक टोली और आरक्षियों, पुलिस का एक दल तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ियां निर्मित कर देगा। बेंत, खड़िया और वर्णमाला, क्यों? यही विचार है ना? कलह अब चरम पर पहुंच रहा था। हम सुरक्षित दूरी से कवियों के इस वाकयुद्ध का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक हेमांग बाबू ने हस्तक्षेप कर सारा कौतुक समाप्त कर दिया। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे शांत हो जाओ, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? यहां युवा बैठे हैं, वे क्या विचार करेंगे? उससे श्रेष्ठ तो यह है कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, धैर्यपूर्वक श्रवण करो। शैलेंद्र बाबू बोले, हेमांग, तुम कहानियों के विषय में भला क्या जानते हो? जीवन में अपनी भार्या के अतिरिक्त तुमने किसी अन्य का मुख तक नहीं देखा। उनके प्रस्थान के पश्चात तुम किसी हिंदू विधवा की भांति एकादशी के व्रतों के भरोसे जी रहे हो। तुम्हारी कथा का अर्थ तो वही हितोपदेश की शिक्षाप्रद कहानियां होंगी। वे कहानियां भवेश को सुनाओ, जो आज भी अबोध बना बैठा है। मैं तो चलता हूं। किंतु हेमांग बाबू ने हठपूर्वक उनका हाथ थाम लिया। अरे बैठिए तो सही, इस आयु में ऐसी चंचलता शोभा नहीं देती। तुम दोनों का तर्क सुनकर मुझे अपनी वर्षों पुरानी एक घटना का स्मरण हो आया। भारत सरकार जो आज करने का प्रयास कर रही है, मैंने उसे 20 वर्ष पूर्व ही चरितार्थ करने की चेष्टा की थी। भवेश बाबू विस्मित होकर बोले, क्या कह रहे हो? शैलेंद्र बाबू मौन होकर अपने चुरुट के कश खींचने लगे। हेमांग बाबू ने एक बार कक्ष में उपस्थित अन्य 2-3 व्यक्तियों की ओर दृष्टि डाली और फिर मित्रों के अतिरिक्त शेष सबके अस्तित्व को अनदेखा करते हुए अपनी वार्ता आरंभ की। शैलेंद्र, तुम भूल कर रहे हो। मेरी इस कथा में कोई उपदेश नहीं है। इसमें कोई हित निहित है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, किंतु ये कथा न तो तुम्हारे पक्ष में जाएगी और न ही भवेश के पक्ष में। मैं तुम में से किसी की वकालत करने हेतु यह नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे संवादों ने मेरे जीवन की एक घटना की स्मृति को झकझोर दिया है, इसीलिए सुना रहा हूं। कथा के माध्यम से उपदेश देने की मेरी रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह भी एक प्रकार का छल ही है। उससे न तो कथा में रस आता है और न ही उपदेश प्रभावी होता है। वैसे भी तुम्हारी आयु अब किसी के निर्देश सुनने की सीमा को पार कर चुकी है। उस समय मेरा अपना मुद्रणालय नहीं था। मैं किसी अन्य के प्रेस में प्रबंधक के पद पर आसीन था। वेतन यद्यपि बहुत अधिक नहीं था, पर मान सम्मान पर्याप्त था। जैसे घर में मेरी अर्धांगिनी मुझ पर श्रद्धा रखती थी, वैसे ही कार्यालय के स्वामी और कर्मचारी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। तुम सब भले ही मेरा उपहास करो, पर यह संसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने निजी अनुभवों से ही निर्मित होता है। मेरे जीवन ने मुझे जिस मर्यादा की रेखा के भीतर रखा है, उससे बाहर जाने का मेरा कोई मार्ग नहीं है। जो मद्यपान करता है वही उसका सुख भी जानता है और संताप भी। जो मद्य स्पर्श नहीं करता वो केवल कल्पना ही कर सकता है, पर यथार्थ का पूर्ण बोध उसे कभी नहीं हो सकता। किंतु ये सोचना भी सर्वथा अनुचित है कि जीवन की समस्त जटिलता और गहराई केवल उस मद्य के स्वाद में ही समाहित है। स्त्रियों के विषय में भी यही सत्य है। इस जगत में अनेक ऐसे पुरुष हैं जिन्हें माता, भगिनी, पत्नी और पुत्री के अतिरिक्त किसी अन्य नारी के सामीप्य का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। कोई भयवश अपनी प्रवृत्तियों का दमन करता है तो किसी की प्रवृत्तियां स्वतः ही शांत रहती है। किंतु
मात्र इसी कारण उसका जीवन सरल या छिछला हो जाए। ये संभव नहीं। स्त्रियां कदाचित जटिलताओं का आधार हों, पर क्या उन्हें एकमात्र आधार कहना न्याय संगत है? मेरा आशय यह है कि शैलेंद्र जैसा अनुभव भले ही मेरे पास न हो, पर मैंने जीवन में अनेक दुख सहे हैं, आघात सहे हैं, अपनी ही अनेक तुच्छताओं और दुर्बलताओं से संघर्ष किया है। कभी पराजित हुआ हूं तो कभी विजयी। शैलेंद्र को शौक है कि मैं जीवन के अनेक रसों का आस्वादन किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं केवल प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकें और गणित के पहाड़े अपनी कांख में दबाए इस संसार से विदा ले लूंगा। मेरा मानना है कि जिन अनुभवों का शैलेंद्र गर्व करता है, यदि वे उसके जीवन में न भी होते तो उसकी कोई क्षति न होती। जीवन के स्वाद और विषाद से उसका परिचय किसी अन्य मार्ग से भी हो सकता था। अपनी प्रथम युवावस्था में मैं इतने कोमल स्वरों में वार्तालाप नहीं करता था। कट्टरपन और आदर्शवाद कूट कूट कर भरा था। प्रेस के कर्मचारियों की त्रुटियों को मैं कदापि सहन नहीं कर पाता था। उन्हें झिड़क कर, डांट कर और उन पर अर्थदंड लगाकर मैं उन्हें व्यग्र कर देता था। कार्यालय के स्वामी इससे अत्यंत हर्षित होते थे। वे विचार करते थे कि मैं उनके पक्ष में हूं। मैं सोचता था कि मैं न्याय और तर्क के पक्ष में हूं। मैं अपने अधीनस्थों को समझाता था, कार्य में आलस्य करने से स्वामी की क्षति से अधिक तुम्हारी अपनी क्षति होगी। तुम स्वयं अकर्मण्य हो जाओगे, अयोग्य बनोगे और अपने चरित्र का हनन करोगे। मन लगाकर कार्य करने की शक्ति ही तुम में शेष नहीं रहेगी। यदि यहां तुम्हें संतोष नहीं है तो कहीं और चले जाओ, कोई अन्य जीविकोपार्जन ढूंढो, किंतु अनिच्छा और आधे मन से अपनी शक्ति का मात्र 1/4 भाग देकर स्वयं को इस प्रकार नष्ट मत करो। वे कर्मचारी सुखी नहीं होते थे। वे मुझे स्वामी का दलाल समझते थे। उधर मैं स्वामी से कहता था, यदि पशुओं से भी पर्याप्त कार्य लेना हो तो उन्हें उचित दाना पानी देना अनिवार्य है। मनुष्यों के लिए तो दाना पानी से भी बढ़कर बहुत कुछ चाहिए। स्वामी का मुख ये सुनकर मलिन हो जाता था। मेरे सहायक के पद पर अनिल विश्वास कार्यरत था। हमने कुछ समय तक कॉलेज में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। मैं ही उसे यहां नौकरी पर लाया था। उसके भीतर मेरे प्रति कृतज्ञता भी थी और मित्रता का भाव भी, किंतु उसकी बुद्धि और विवेक कुछ निर्बल थे। एक दिन अनिल की पत्नी मेरे गृह पर आकर करुण विलाप करने लगी। क्या प्रसंग था? अनिल अपने वेतन का समस्त धन अपनी गृहस्थी में नहीं देता था। बीडन स्ट्रीट के क्षेत्र में वह किसी अन्य स्त्री के पास जाता था। अपने वेतन का आधा भाग वो वही स्वाहा कराता था। उधर घर में उसकी संतानें उचित परिचर्या और पोषण से वंचित थी। पत्नी की सामान्य इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य उसमें शेष न था। आह, ये कैसा कुमार था! मेरी अर्धांगिनी ने मुझसे कहा, तुम्हारी बातें तो सभी मानते हैं, तुम्हारे पास अधिकार और शक्ति भी है, तुम अनिल बाबू की रक्षा करो, उस भद्र पुरुष को उस कुलटा के चंगुल से मुक्त कराओ, अन्यथा एक सुखी परिवार पूर्णतः विनष्ट हो जाएगा। अपनी शक्ति पर अपनी पत्नी का ये अगाध विश्वास देख मैं अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। मुझमें कोई विशेष विद्वत्ता नहीं है, न ही अपार धन उपार्जित करने का सामर्थ्य है। राजनीति के हिंसक और अहिंसक दोनों ही रूपों में किंचित सहभागिता की है, पर किसी दल या उपदल का नेतृत्व मेरे हाथ कभी नहीं आया। फिर भी मैं अपने लघु साम्राज्य का एकमात्र अधिपति बना हुआ था। शैलेंद्र बाबू ने उपहास करते हुए कहा, और अपनी पत्नी के हृदयेश्वर अभी ये कहना मत भूलना। हेमांग बाबू ने अपनी वार्ता जारी रखी। मैंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया। अनिल की पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे भी संभव होगा उसके इस कुव्यसन को छुड़ा कर ही दम लूंगा। तदुपरांत कार्यालय पहुंचकर मैंने अनिल को अपने कक्ष में बुलाया।
सम्मुख रखी आसंदी पर बिठाकर पारिवारिक कर्तव्यों और दाम्पत्य जीवन की निष्ठा की महिमा पर एक लंबी भूमिका बांधी। फिर मैंने दृढ़ता से कहा, अनिल, तुम्हारे आचरण के प्रति मुझे गंभीर आपत्ति है। तुम्हें अपने इस कोभ्यास का पूर्णतः परित्याग करना होगा। अनिल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हेमांगदा, क्या आप मेरे नासिका चूर्ण नस्य लेने की बात कर रहे हैं? मैंने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, नासिका चूर्ण लेना भी मुझे प्रिय नहीं है, किंतु मैं जिस विषय की ओर संकेत कर रहा हूं उसे समझने में तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अनिल ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या आप धूम्रपान की बात कर रहे हैं? किंतु सिगरेट तो मैं अधिक पीता नहीं हूं, बीड़ी से ही जैसे तैसे काम चला लेता हूं। मैंने स्वर को तनिक और कड़ा करते हुए कहा, व्यर्थ की बातें क्यों बढ़ा रहे हो अनिल? मैं उस विषय में भी बात नहीं कर रहा हूं। अनिल ने किंचित मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया। आपकी ये कठोर दृष्टि निश्चय ही उस तरल पदार्थ पर जाकर टिकी है, किंतु मैं मद्यपान भी बहुत अधिक नहीं करता। इतना धन कहां से लाऊं? मास में 1-2 बार से अधिक का प्रबंध नहीं हो पाता, और वह भी बिल्कुल औषधि की मात्रा में। मैंने प्रत्युत्तर दिया, तुमने अपने रोगों के लिए औषधि भी वैसी ही चुनी है, किंतु अब उपचार का भार स्वयं पर न रखकर मेरे हाथों में सौंप दो। मेरी बात ध्यानपूर्वक श्रवण करो। जिस स्त्री के पास तुम निरंतर जाते हो वहां अब दोबारा मत जाना। अनिल पहले तो अत्यंत रुष्ट हुआ, बोला, ये सब आपसे किसने कहा है? ये सब सर्वथा निरर्थक और मिथ्या बातें हैं। मैंने शांत भाव से कहा, ये तनिक भी मिथ्या नहीं है। दुराचारियों की सबसे बड़ी निर्बलता यही होती है कि वे सत्य कहने से भयभीत रहते हैं। वो अपमान अनिल को बहुत गहरा लगा। क्रोध के कारण उसका गौर वर्ण मुख दहकते अंगारे जैसा लाल हो गया। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात वह बोला, ठीक है, यदि ये प्रसंग सत्य भी हो तो इसमें आपकी क्या क्षति है? आपको केवल ये देखना चाहिए कि मैं कार्यालय का कार्य निष्ठापूर्वक कर रहा हूं या नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि अपने अधीनस्थों या वरिष्ठों के साथ मेरा व्यवहार अनुचित तो नहीं है। यदि वहां कोई त्रुटि नहीं है तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करने का आपको क्या अधिकार है? मैं अपनी नासिका में चूर्ण ठूंसूं या किसी नर्तकी को अपने हृदय से लगाऊं, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? मैंने उत्तर दिया, अनिल, आवश्यकता है। तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारे शुभ और अशुभ को देखने का उत्तरदायित्व स्वतः ही मुझ पर आ पड़ता है। जैसे मेरी पत्नी या संतानों की रुग्णता में तुम दौड़े चले आते हो, वैसे ही मुझे भी आना पड़ता है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का रोग ही है। अनिल ने चकित होकर पूछा, रोग? मैंने कहा, रोग नहीं तो और क्या है? अनिल बोला, किंतु यदि ये व्यसन मुझे प्रेरणा देते हैं, मेरे कार्यों में दोगुना उत्साह और शक्ति का संचार करते हैं, तो इन अभ्यासों को आप रोग क्यों कह रहे हैं? मैंने उसे समझाते हुए कहा, प्रारंभ में इन व्यसनों से शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है। तुम्हारी ये धारणा सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। चर्म रोग होने पर उसे खुजलाने से किंचित सुख तो मिलता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उस रोग को पाल कर रखा जाए। बुद्धिमान तो वही है जो औषधि लगाकर उसे जड़ से समाप्त कर दे। ये विलासिताएं भी सभ्यता और संस्कृति के चर्मरोग के समान है। इन्हें जड़ सहित उखाड़ फेंकने में ही मानवता का कल्याण है। तुम किसी भी तर्क से इन कोभ्यासों को स्वाभ्यास सिद्ध नहीं कर सकते और न ही इन्हें अपने जीवन के लिए अनिवार्य बता सकते हो। यदि ऐसा संभव होता तो कोई अंधा भी अंधकार को प्रकाश कहकर संसार को भ्रमित कर देता, किंतु हमारे पास न तो उतना बाहुबल है और न ही वाणी की उतनी शक्ति कि हम प्रकृति के सत्य को बदल सके। अनिल गंभीर मुख लिए वहां से उठकर चला गया। कई दिनों तक वह मेरे समीप भी नहीं आया। भेंट होने पर वो आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता था, मुख फेर लेता था।
सम्मुख पड़ने पर मार बदलकर निकल जाता। पहले वह सप्ताह में 1-2 बार नियम से हमारे गृह पर आता था। मेरी पत्नी और संतानों के साथ हास्य विनोद और उल्लास का वातावरण बना रहता था। पर अब वह सब पूर्णतः बंद हो गया था। मुझे आभास हुआ कि मैं अपने एक मित्र को खोने जा रहा हूं। मैत्री को सुरक्षित रखने की एक बड़ी शर्त यह है कि मित्र के दोषों की उपेक्षा कर उसके गुणों का बखान किया जाए। हितकारी सत्य के स्थान पर मनभावन बातें कहना सीखना पड़ता है। जो अप्रिय कार्य करते हुए भी प्रिय बना रहे वही वास्तविक प्रिय है। जिसे तुम प्रेम करते हो उसके गुण और दोषों का भेद करना छोड़ दो, या फिर उसके दोषों से भी प्रेम करो। किंतु मैं इन रीतियों को स्वीकार न कर सका। फलतः कई मित्रों से मेरा वियोग हो गया। अनिल के साथ मेरा संबंध केवल चाय की मेज तक सीमित न था। मैंने विचार किया कि यदि मैं उसका कल्याण ही न कर सका तो मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या रहा। अनिल स्वयं मेरे पास नहीं आया, किंतु एक दिन मैंने ही उसे पुनः पकड़ लिया। मैंने पूछा, अनिल, क्या तुमने उन सब व्यसनों का परित्याग किया? अनिल ने व्यंग्य से पूछा, आप मेरे मित्र हैं या मेरे पितृव्य ज्याठामशाय? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र को भी कभी कभी गुरुतर भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे पत्नी कभी बड़ी बहन तो कभी माता का रूप ले लेती है। देखो अनिल, संबंध केवल संबोधनों के मोहताज नहीं होते। तुम मेरे संबंधी हो, मित्र हो, आत्मीय हो, भ्रातृपुत्र हो या कोई और, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा संबंध तो प्रेम का संबंध है। मुख का संबोधन चाहे जो भी हो, उस प्रेम का उत्तरदायित्व है शुभ की कामना करना और मंगल करना। अपनी पत्नी के अतिरिक्त जिस अन्य नारी से तुम प्रेम करते हो वह केवल इंद्रिय सुख का स्पर्श मात्र है। उसकी अनुभूति केवल चर्म तक सीमित है। वह चर्म के नीचे हृदय की गहराइयों तक नहीं पहुंचती। अनिल ने तुरंत प्रतिवाद किया और बोला, तुम ये सब कैसे जान गए? और यदि ऐसा ही है तो इसमें क्षति ही क्या है? शरीर के लिए जैसे अस्थि, मेद और मज्जा की आवश्यकता है वैसे ही चर्म की भी है। मेरा ये चर्म तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। न ये हिरण की खाल है और न ही व्याघ्र की, जिसे बिछाकर तुम योगासन पर बैठ सको। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे लिए मेरे चर्म का मूल्य कम है। मैंने शांत भाव से कहा, किंतु उससे कहीं अधिक मूल्य तुम्हारी पत्नी के हृदय और उसके मन का है। अनिल बोला, मैं उसे किसी वस्तु से वंचित तो नहीं कर रहा हूं। उसका जो अधिकार है वो मैं उसे पूर्णतः दे रहा हूं। मेरी पत्नी से पूछ कर देखो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उसे केवल भोजन और वस्त्र ही नहीं देता, अपितु प्रसाधन की सामग्री से लेकर वर्ष में 1-2 स्वर्ण आभूषण भी देता हूं। हृदय के अनुराग में भी कोई न्यूनता नहीं है। मालती के पास तो मैं केवल जीवन की नीरसता और एकरसता को दूर करने जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने मालती से विवाह कर कोई पृथक संसार बसा लिया है या उसे कोई संतान दे दी है। मालती किसी भी रूप में मेरी पत्नी की सपत्नी नहीं है। फिर उसे इतनी दुश्चिंता, इतनी ईर्ष्या और द्वेष भला किस लिए? मैंने उत्तर दिया, तुम्हारे जैसा ज्ञान पापी मैंने दूसरा नहीं देखा। मालती से प्रेम न होने पर भी तुम उसके पास जाते हो, और पत्नी को छलने के पश्चात भी तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या प्रेम कोई गणित के भिन्नों या दशमलव का अंक है कि तुम उसे किंचित इसे दोगे, किंचित उसे दोगे और शेष किसी अन्य को? अनिल ने तर्क देते हुए कहा, तनिक गहराई से विचार करो। संसार में लेने और देने की रीति ही यही है। हम एक अंश को ही बड़े गर्व से पूर्ण और अखंड घोषित करते हैं। वास्तव में कोई भी पूर्णतः न तो किसी को स्वयं को सौंप सकता है और न ही किसी को ग्रहण कर सकता है। यदि ऐसा संभव होता तो मनुष्य 2-4 दिनों से अधिक उस अखंडता को सहन नहीं कर पाता। मैं किंचित विरक्त होकर बोला, तुम चाहे जितने तर्क करो, मालती हो या मल्लिका, तुम्हें उस मार्ग का परित्याग करना ही होगा।
और सुनो, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें यहां की सेवा, नौकरी छोड़कर जाना होगा। अनिल अचानक चौंक उठा और गंभीर हो गया। उसे इस सत्य का बोध था कि उसे सेवामुक्त करने का सामर्थ्य मेरे पास है। कुछ क्षण मौन रहकर अनिल बोला, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं विचार करूंगा। मैंने अचानक अनिल का हाथ थाम लिया और कहा, अनिल, विचार करने योग्य कुछ शेष नहीं है। तुम मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारा मंगल है। 2-4 दिन किंचित कष्ट हो सकता है, पर उसके उपरांत ये बातें विस्मृत हो जाएंगी। तुमने स्वयं स्वीकार किया है कि ये केवल एक अभ्यास मात्र है। मालती के साथ तुम्हारा कोई आत्मीय संबंध नहीं है। जो है वो केवल नासिका चूर्ण या सिगरेट के व्यसन जैसा है। क्या एक मित्र के अनुरोध पर तुम उस व्यसन का त्याग नहीं कर सकते? अनिल ने उत्तर दिया, ऐसे अस्थायी संबंधों का विच्छेद तो अनिवार्य है ही। तुम मुझ पर अधिक दबाव न डालो, मुझे मेरे अपने विवेक और बुद्धि पर निर्भर रहने दो। अनिल ने मुझसे कोई मिथ्या वचन नहीं कहा। यह देखकर मुझे किंचित संतोष हुआ। वह चाहता तो असत्य भी कह सकता था कि अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो मुझसे तर्क करता रहा, जिससे मुझे आभास हुआ कि वो मेरी बातों को अनदेखा नहीं कर रहा है, अपितु उन पर मनन कर रहा है, जैसे मैं एकांत में उसके विषय में विचार करता हूं। क्या अनिल वैसा नहीं करता होगा? वो भली भांति जानता है कि मैं उसका शत्रु नहीं, शुभेशी हूं। केवल कार्यालय के कक्ष में ही नहीं, उद्यानों में, गंगा के तट पर टहलते हुए और विश्रामालयों में चाय के पात्र के सम्मुख बैठकर मैं उसे निरंतर समझाता रहा। तुम पूछोगे कि क्या मेरे पास कोई अन्य कार्य न था? अवश्य था। सेवा का उत्तरदायित्व, गृहस्थी की चिंताएं और सामाजिक दायित्व सदैव घेरे रहते थे। दल और उपदलों का मोह भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त मोहल्ले के रात्रिकालीन विद्यालय, पुस्तकालय और अनाथालयों से भी मेरा जुड़ाव था। फिर भी इन सबके मध्य में समय निकाल ही लेता था। अब विचार करता हूं तो आश्चर्य होता है। एक हट सा मुझे घेरे हुए था। जैसे भी संभव हो, अनिल को सही मार्ग पर लाना ही है। मैं उसके सम्मुख पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी प्रतिष्ठा जैसे इसी जय पराजय के बीच टिकी थी। तुम अनुराग, पैशन की बात करते हो, पर अनुराग का केंद्र सदैव कोई नारी ही हो, यह आवश्यक नहीं है। कोई अन्य वस्तु, व्यक्ति, विचार या आदर्श भी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। किंतु इतना प्रयास करने के पश्चात भी जब मुझे ज्ञात हुआ कि अनिल अन्यत्र जीविकोपार्जन की चेष्टा कर रहा है और उसका कार्य लगभग निश्चित हो चुका है, तो मैं अधीर हो उठा। मैंने अनिल को बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हो? अनिल बोला, तुम्हारे पास एक नहीं, 10 जोड़ी हाथ हैं, भला बचकर कहाँ जाऊंगा। किंतु यदि मुझे कहीं और श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो रहा है तो मित्र होने के नाते क्या तुम्हें आपत्ति होनी चाहिए? मैंने उत्तर दिया, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यदि तुमने उस स्त्री का परित्याग नहीं किया तो तुम मेरे हाथों से मुक्त नहीं हो सकोगे। अनिल ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारा ये बचपना अब भी नहीं गया। लो, अब एक धर्मध्वजी के पाले पड़ गया हूं। मान लो, यदि मैं उसे न छोड़ूं तो तुम भला क्या कर लोगे? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या करूंगा? मेरा ये सुदृढ़ शरीर तो तुमने देखा ही है। इसके अतिरिक्त मेरे कुछ शिष्य भी हैं। वे तुम्हारी उत्तम सेवा, पिटाई करेंगे। देह के सुख जिन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं, देह के कष्ट से वे ही सर्वाधिक भयभीत रहते हैं। शरीर की पीड़ा तो सन्यासी ही सहन कर सकते हैं, भोगी नहीं। हंसते हंसते अनिल अचानक गंभीर हो गया। बोला, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। नीति और ईश्वर के नाम पर मनुष्य पर तुमने जितने अत्याचार किए हैं, कुनीति उसका 10वां भाग भी नहीं कर पाई। मैंने केवल मित्र को दंड का भय दिखाकर ही विश्राम नहीं लिया, अपितु अपने एक विश्वस्त को उसके पीछे लगा दिया। इससे पूर्व अनेक बार पूछने पर भी
मैं मालती का पता प्राप्त नहीं कर सका था, किंतु मेरे उस गुप्तचर ने गली का नाम और गृह संख्या सब कुछ खोज निकाला। तदुपरांत मैं स्वयं वहां गया। दोपहर में नहीं रात्रि के समय, अपितु संध्या बेला में। कार्यालय से उस दिन किंचित पूर्व ही निकल पड़ा था। उस क्षेत्र में मैं कोई प्रथम बार नहीं गया था। पुलिस के भय से हमारा एक कार्यकर्ता वैसे ही एक गृह में कुछ समय हेतु छिपा था। उसका समाचार लेने मैं वहां जा चुका था। मोहल्ले के एक धूर्त ने एक संभ्रांत परिवार की कन्या को फुसलाकर उसी क्षेत्र में रखा था। उस अभियोग के प्रसंग में भी एक दो बार आना जाना हुआ था। फिर भी उस भवन के भीतर प्रवेश करते ही मन में एक अज्ञात छटपटाहट अनुभव हुई। उस 2 मंजिला भवन में जैसे किसी विवाह का उत्सव छाया हो। प्रसाधन और श्रृंगार का दौर चल रहा था। मालती का नाम लेते ही एक व्यक्ति ने ऊपर की मंजिल पर उसका कक्ष दिखा दिया। वो उस समय दर्पण के सम्मुख खड़ी अपने केश संवार रही थी। मेरा नाम सुनते ही उसने द्वार खोला और सम्मुख आ खड़ी हुई। आयु 18-19 वर्ष या उससे तनिक अधिक रही होगी। श्यामल वर्ण, किंतु देह की सुडौल बनावट, नयनों की चितवन और मुख की आकृति में न केवल रूप था, अपितु एक ऐसा लावण्य था जिसकी उस क्षेत्र की किसी कन्या में आशा नहीं की जा सकती थी। तुम जानते ही हो, जो अपने रूप का विक्रय करते हैं उनका सौंदर्य अधिक समय तक टिकता नहीं है और यौवन भी शीघ्र ही पलायन कर जाता है। मुझे आभास हुआ कि मालती को आए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। कुम्हलाने का समय अभी नहीं आया था। मैं समझ गया कि अनिल अकारण ही इस मोहजाल में नहीं फंसा है। मालती विस्मित होकर मुझे निहार रही थी। मेरे तन पर आज की ही भांति गेहुए रंग का कुर्ता था और श्वेत स्थूल धोती, चरणों में कैनवास के जूते। मेरी दीर्घ काया दूसरों के मन में श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न करने के काम आती है। मैंने कहा, मेरा नाम हेमांग शंकर राय है। मालती का मुख तनिक पीला पड़ गया। वाणी में एक कंपन सा व्याप्त हुआ, किंतु वो कंपित स्वर भी कितना मधुर सुनाई दिया। मालती बोली, मैंने भी यही अनुमान लगाया था। तनिक निकट आकर उसने मेरे चरणों का स्पर्श कर प्रणाम किया। उसकी वेणी की ओर मेरा ध्यान अनायास ही चला गया। वह वेणी उसकी काया के समान ही सुदीर्घ थी। मैंने पूछा, तो क्या तुमने मेरा नाम अनिल के मुख से सुना है? अनिल का नाम सुनकर वह लज्जित हुई। मृदु स्वर में कहा, सुना है। मैंने पुनः कहा, तब तो यह भी सुना होगा कि मैं उसे यहां से दूर ले जाना चाहता हूं। उस युवती ने उत्तर दिया, वे आजकल अधिक नहीं आते। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं चाहता हूं कि वे पूर्णतः आना बंद कर दे। यही कहने आज मैं तुम्हारे समीप आया हूं। 2-4 अन्य युवतियां भी वातायन से ताक झांक कर रही थी। उनकी दबी हुई हंसी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मालती ने ये अनुभव कर कहा, वे कोलाहल कर रही हैं। आप भीतर आकर विराजे। खिड़की के अंतराल से गद्दीदार शैया, पुष्पदान, पुस्तकों की अलमारी और एक हारमोनियम दिखाई दे रहा था। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं कक्ष के भीतर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो कहना है यहीं खड़े होकर कहो। मालती बोली, मैं भला क्या कहूंगी? मैंने कहा, तो फिर मेरा कथन सुनो। यहां वार्तालाप करना सुगम नहीं है। तुम कल हमारे गृह पर आना। वो युवती कह सकती थी, जब आप मेरे कक्ष में नहीं आए तो मैं आपके गृह पर क्यों आऊं? किंतु इतना साहस अभी उसमें जागृत नहीं हुआ था, नहीं इतनी धृष्टता की उसकी आयु थी। मालती ने विस्मित होकर पूछा, आपके गृह पर? किंतु यदि कोई अन्यथा विचार करे तो? मैंने किंचित मुस्कुराकर कहा, कोई अर्थात मेरी अर्धांगिनी? नहीं, वे अन्यथा विचार नहीं करेंगी। तुमने उनका कोई अनिष्ट नहीं किया है। अनिष्ट तो तुमने एक अन्य परिवार का किया है। अच्छा सुनो, तुम्हारे कक्ष में ही चलते हैं, वही विस्तार से बात होगी।
मैं स्वयं ही द्वार धकेलकर कक्ष के भीतर प्रविष्ट हो गया। मेरे मन में न कोई संकोच था, न ही कोई ग्लानि, क्योंकि मेरा उद्देश्य पवित्र था। किंतु सब इसे स्वीकार करने को तैयार न थे। उस भवन की स्थूल स्वामिनी मालकिन ने मालती को बाहर बुलाया और मुझे सुनाते हुए ही कहा, यह कैसा आचरण है तेरा? अतिथि को कक्ष में ले लिया और मुझसे चर्चा तक नहीं की। मालती ने फुसफुसाते हुए कहा, शांत रहो मौसी, वे उस प्रयोजन से नहीं आए हैं। वे राष्ट्र सेवक और नेता हैं, देश के कार्य से आए हैं। अभी 2 क्षण में चले जाएंगे। स्वामिनी ने उपहास करते हुए कहा, अब और मत हंसाओ बेटी, बहुत से स्वांग देख चुकी हूं। ये राष्ट्रभक्त, विदेशी और फकीर सन्यासी अब किसी से छिपे नहीं हैं। तदुपरांत कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। संभवतः मालती ने अपनी मौसी का मुख बलपूर्वक थाम लिया होगा। कुछ क्षणों पश्चात मालती लौटी। मैं तब तक उस आरामदायक आसंदी पर बैठ चुका था, किंतु मुझे तनिक भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। कानों में एक झंझनाहट सी हो रही थी। मैंने मालती की ओर निहारते हुए कहा, तुमने एक सुखी परिवार की भारी क्षति की है। अनिल की पत्नी चिंताओं में घुलकर सूख कर कांटा हो गई है। उसके 2 छोटे शिशुओं की दशा देखी नहीं जाती। यद्यपि मैंने किंचित बढ़ा चढ़ाकर कहा था, पवित्र उद्देश्य हेतु किंचित मिथ्या का आश्रय लेने में कोई दोष नहीं है। मालती मौन रही। मैंने अपनी वाणी में समस्त संवेदना भरते हुए कहा, एक सुखी परिवार विनाश की कगार पर है। तुम तो जानती ही हो, अनिल कोई राजा महाराजा नहीं है, बस एक साधारण लिपिक, क्लर्क। यदि वो इस प्रकार धन व्यर्थ करेगा तो उसके पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल होकर प्राण त्याग देंगे। यदि कार्यालय में ये बात प्रकट हुई तो उसकी आजीविका छिन जाएगी। तब उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलेगा। मालती ने धीमे स्वर में कहा, किंतु मैं उन्हें पुकारने नहीं गई थी, वे स्वयं ही आए थे। मैंने दृढ़ता से कहा, उन्हें लौटाने का सामर्थ्य तुम्हारे ही हाथों में है। मालती ने चकित होकर पूछा, मेरे हाथों में? मैंने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे हाथों में। केवल तुम ही उसके पत्नी और पुत्र की रक्षा कर सकती हो। उसे मान सम्मान, स्वास्थ्य और संपदा के साथ जीने देने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है, और तुम ही उसे रसातल में भी धकेल सकती हो। मालती बोली, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहती। मैंने कहा, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं चाह सकती। यदि तुमने उससे तनिक भी अनुराग किया है तो तुम उसका मंगल ही चाहोगी। मालती ने करुण स्वर में कहा, हम भला अनुराग, प्रेम क्या जाने, किंतु आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैंने गंभीरता से कहा, मालती, तुम्हारी मुखाकृति देखकर, तुम्हारी वाणी सुनकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम किसी भद्र कुल से आई हो और किंचित सुशिक्षित भी हो। तुम उससे अनुराग करती हो, इसमें भी मुझे कोई संशय नहीं है। किंतु जो वास्तव में सत्य प्रेम करता है वो स्वयं भी श्रेष्ठ बनता है और दूसरे को भी मंगल के मार्ग पर ले जाता है। मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। तुम मेरे चरणों का स्पर्श कर प्रतिज्ञा करो कि तुम अपना वचन निभाओगी। तुम अब उसे यहां पुनः पदार्पण नहीं करने दोगी। आज जब विचार करता हूं तो स्वयं ही विस्मित हो जाता हूं कि उस दिन मुझ में इतना अहंकार कहां से आया था। रंगमंच के नाटकों जैसी वह नाटकीय भाषा शैली और वह भंगिमा भला कहां से उपजी थी। ये सोचकर आज हंसी भी आती है, लज्जा भी होती है और आश्चर्य भी। किंतु सीना तानकर स्वयं को एक बार प्रभावशाली सिद्ध कर देने से सामयिक परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। मुझे भी प्राप्त हुए। मालती ने वास्तव में मेरे चरणों का स्पर्श कर प्रतिज्ञा की और उसने वो प्रतिज्ञा निभाई भी। अनिल कुछ दिनों तक तो बहुत बौखलाया गिरा कि वो मुझे देख लेगा, किंतु मेरे अनुयायियों और दलबल को देखकर अंततः वो शांत हो गया। अथक प्रयासों के पश्चात
उसे एक विदेशी वाणिज्यिक कार्यालय मर्चेंट ऑफिस में उत्तम पद प्राप्त हो गया। उसने मेरे विरुद्ध अपयश और कुत्सा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्र शत्रु बन गया। यद्यपि आज वह विद्वेष शेष नहीं है। कभी भेंट हो जाती है तो हम मुस्कुराकर वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य, संतानों और नाती पोतों का कुशलक्षेम पूछते हैं। वृद्धावस्था में नख और दंत दोनों ही कुंद हो जाते हैं, किंतु अनिल के व्यसन आज भी नहीं छूटे हैं। जो कुछ छूटा है वो केवल आयु और चिकित्सकों के कठोर निर्देशों के कारण। अब मैं अनिल को अधिक दोष नहीं देता। किसी स्वभाव को अर्जित करना हो या उसे बदलना, वो लगभग एक नवीन जन्म लेने के समान है। ये बोध अब मुझे हो गया है। ये ज्ञान मुझे केवल संसार को देखने से ही प्राप्त नहीं हुआ, अपितु स्वयं के अनुभवों की ठोकरें खाकर प्राप्त हुआ है। अब मालती की चर्चा करते हैं। अनिल के साथ उसका विच्छेद करा देने के उपरांत भी कुछ समय तक मेरा उससे संपर्क बना रहा। एक दिन उसी ने संदेश भेजा कि वह एक बार मुझसे भेंट करना चाहती है। मैंने उसे अपना पता दे दिया था और पत्र व्यवहार की अनुमति भी प्रदान की थी। मेरी इच्छा थी कि उस युवती का कुछ मंगल कर सकूं। जैसे मैंने उसके मुख का ग्रास छीन लिया था, उसके बदले यदि उसे कुछ प्रदान न कर सका तो मेरा विवेक मुझे धिक्कारता। मैंने उसे सूचित कर दिया कि उस गृह में जाकर भेंट करने की मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। उस गृह स्वामिनी का जो रूप मैंने देखा था, बिना भेंट दक्षिणा दिए उधर पुनः जाना निरापद नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर वह मेरे गृह पर या किसी अन्य स्थान पर भेंट कर सकती थी। मालती इस पर सहमत हो गई। कैंपबेल चिकित्सालय में उसके किसी संबंधी का शल्यकर्म ऑपरेशन हुआ था। वो समय समय पर उसे देखने जाती थी। मालती ने सूचित किया कि यदि मैं सेवा कार्यों के पश्चात कृपा कर वहां आ सकूं तो भेंट संभव है। ये बड़ा विचित्र सा अनुभव था। राजनीतिक कारणों से ऐसी गोपनीय भेंट मेरी एक दो अन्य युक्तियों के साथ हो चुकी थी, किंतु नैतिक कारणों से यह प्रथम अवसर था। मैं सहमत हो गया। रुग्ण कक्ष वार्ड से बाहर निकलकर वह मेरे पार्श्व में धीरे धीरे चलने लगी। संध्या का समय था। चिकित्सालय में रोगियों के संबंधियों की भीड़ एकत्रित थी। जलाशय के जल पर ढलते सूर्य की लालिमा बिखरी थी। मार्ग के दोनों ओर आम्र वृक्षों की पंक्तियां थी। वायु में औषधियों की एक विशिष्ट गंध व्याप्त थी। हम टहलते हुए वार्तालाप करने लगे। मालती ने कहा, अब आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। वहां रहना अब मुझे तनिक भी प्रिय नहीं लगता। मैं जो कर रही हूं वो अब और नहीं करना चाहती। मुझे उत्साह मिला। मैंने कहा, मालती, यही तो मैं चाहता हूं। तुम भी श्रेष्ठ बनो, सुदर्शन बनो और राष्ट्र के कार्यों में सहभागी बनो। हम भी यही चाहते हैं। तुम चिरकाल तक सभ्यता का कलंक बनकर क्यों रहोगी? मेरी इस भावुकता के उत्तर में मालती ने बस इतना कहा, मुझे कोई कार्य दिला दीजिए। मैं श्रम करूंगी जिससे मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं। बस ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए। मस्तक पर श्वेत वस्त्र लपेटे मालती की आयु की 2 परिचारिकाएं नर्स हमारे निकट से गुजरी। अपने सुगठित परिधान में वे सेवा मूर्तियां अत्यंत भद्र लग रही थी। मैंने मालती से पूछा, यदि मैं कोई कार्य प्रबंधित कर दूं तो क्या तुम उसे करोगी? मालती ने दृढ़ता से कहा, अवश्य करूंगी। उस नरक से भला कौन बाहर नहीं आना चाहता? घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को समस्त प्रसंग विस्तार से सुनाया। मैं उनसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखता था। दल के कुछ गुप्त कार्यों के अतिरिक्त मैं हर विषय पर उनसे विमर्श करता था। कहा किस युवती से भेंट हुई, किसके लिए क्या सहायता की, सब कुछ बताता था। फिर भी मालती की चर्चा सुनकर उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने तनिक मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, न जाने ओट में कहां कहां जलपान किया जा रहा है। मैंने लज्जित होकर कहा, छी,
ऐसी बात मुख पर न लाओ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह वह छिपकर भेंट करने के स्थान पर उसे हमारे गृह पर ही ले आते। न जाने कितने ही लोग यहां आते रहते हैं। मैंने प्रत्युत्तर दिया, मैंने उसे गृह पर आने का निमंत्रण दिया था, किंतु वह सहमत नहीं हुई। एक स्वाभाविक संकोच तो होता ही है। यदि मैं उसके लिए कोई श्रेष्ठ आजीविका प्रबंधित कर सकूं, तो कदाचित आने में उसे कोई लज्जा अनुभव ना हो। मेरी अर्धांगिनी बोली, तो तुमने उसे कार्य दिलाने का वचन दिया है। तुम इतने लोगों का भाग्य संवार रहे हो, पर मुझे तो कुछ भी प्रदान नहीं किया। मैं मंद मंद मुस्कुराने लगा। अनुराग के पुष्प सदैव ईर्ष्या के कंटकों से घिरे रहते हैं। यदि प्रेम निष्कंटक हो जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा, कौन जाने। किंतु वे कंटक सदा केवल कंटक नहीं रहते। वे कभी छुरी बन जाते हैं तो कभी भाले, जो हृदय और देह को आर पार बींध देते हैं। किंतु मैंने कभी उन कंटकों को बढ़ने नहीं दिया, सदैव उन्हें जड़ से उखाड़ने की ही चेष्टा की है। मालती के पास शिक्षण का सामर्थ्य नहीं था, अतः मैंने उसके लिए परिचारिका, नर्स का कार्य प्रबंधित करने का विचार किया। केवल कार्य ही नहीं, मुझे लगा कि परिचारिका की वो श्वेत वेशभूषा मालती पर अत्यंत सुदर्शन लगेगी। उसी कैंपबेल चिकित्सालय में मेरी पहचान के एक चिकित्सक थे। चिकित्सालय में उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा दोनों ही अगाध थी। मैंने उनसे हठपूर्वक अनुरोध किया। वे समस्त वृत्तांत सुनकर सहमत हो गए। अंत में मुस्कुराकर बोले, देखो भाई, कहीं मैं किसी संकट में न पड़ जाऊं, कहीं मेरे छात्रों का विवेक न डगमगा जाए। मैंने परिहास में कहा, छात्रों का विवेक तो अडिग रहेगा, चिंता तो गुरुओं के मन को लेकर है। समस्त व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। प्रारंभ में कुछ समय हेतु प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेना होगा। आवास और भत्ते का प्रबंध भी था, और उसके पश्चात स्थायी नियुक्ति। आज के युग में किसी कन्या को आजीविका दिलाना दुष्कर है। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और शिक्षा की ऊंची दीवारें भी खड़ी कर दी गई हैं। किंतु 20-25 वर्ष पूर्व इतने कठोर नियम नहीं थे। फिर भी सब कुछ व्यवस्थित करने में 1 मास का समय व्यतीत हो गया। मैंने अपने एक विश्वसनीय युवक को भेजा ताकि वह मालती को सूचित कर सके कि उसकी नियुक्ति हो गई है। उस गृह स्वामिनी से कोई विवाद न बढ़ाते हुए कालीघाट या टालीगंज जाने का कोई बहाना बनाकर मालती वहां से निकल आए। उसके पश्चात उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्र में मैंने ये समस्त बातें स्पष्ट लिख दी थी। वो युवक विश्वसनीय था, और मालती पर अविश्वास करने का मेरे पास कोई कारण न था। पत्र के प्रत्युत्तर में मालती ने मेरे प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त की। मैंने उसके लिए जो श्रम किया था, उसके प्रति उसकी कृतज्ञता की कोई सीमा न थी। उसने लिखा कि वह जीवन भर इस ऋण को नहीं चुका पाएगी। वहां से प्रस्थान करने की तिथि उसने 3 दिन बाद की निश्चित की। उन दिनों में उसे अपनी सामग्री व्यवस्थित करने हेतु समय चाहिए था। मैंने प्रसन्न होकर डॉक्टर मित्र को सूचित कर दिया। बुधवार को उसके आने की प्रतीक्षा थी। मुझे भली भांति स्मरण है, अपने समस्त आवश्यक कार्यों को छोड़कर मैं चिकित्सालय में उसके विषय में सूचना लेने गया। मैं चकित रह गया। मालती वहां नहीं आई थी। अगले दिन भी नहीं, और उसके अगले दिन भी नहीं। तो क्या वो अस्वस्थ हो गई, या उस वृद्धा स्वामिनी ने उसका मार्ग रोक लिया? मैंने पुनः सूचना लेने हेतु अपने व्यक्ति को भेजा। मेरे लोग लौटकर आए और बोले, मालती मंगलवार से ही निरुद्देश। वो वृद्धा स्वामिनी उसे कोस रही है। वह कह रही है कि वह कन्या उसके 6 मास का किराया डकार कर चंपत हो गई है। उसने अपने स्वर्णाभूषण और सामग्री धीरे धीरे पहले ही वहां से हटा ली थी। अब उसे खोजने का कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं ये सुनकर स्तंभित रह गया। प्रारंभ में मुझे लगा कि ये सब अनिल का ही षड्यंत्र है। उसने पूर्व में ही आभास पाकर उस युवती को कहीं छिपा दिया होगा। किंतु अनिल ये सुनते ही आवेश में आ गया।
उसकी पत्नी ने भी अपने पति के इस अपराध को स्वीकार नहीं किया। अनिल ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर शपथ ली कि मालती के साथ अब उसका कोई संबंध शेष नहीं है। डॉक्टर मित्र ने स्वयं एक दिन दूरभाष फोन पर समाचार लिया। कहो भाई, तुम्हारी उस मालती का क्या हुआ? उसके लिए मैंने सब प्रबंध कर रखे हैं। मैंने उनके सम्मुख अपनी लज्जा और शोक प्रकट किया। डॉक्टर मित्र हंसते हुए बोले, अरे, मैं तो तभी समझ गया था। ऐसे पुष्प भला हमारे चिकित्सालय के उपवन में खिलते हैं? क्या हम वैसे कुशल माली हैं? छोड़ो, वह पलायन कर गई, यही श्रेयस्कर है। तुम्हारा और मेरी पत्नी का अहोभाग्य है कि उसने हम दोनों में से किसी को भी अपने साथ नहीं लिया। उनकी चूड़ियां और सिंदूर अक्षत रहे। हमारी पत्नियां अपने सुहाग के चिन्हों के साथ ही इस संसार से विदा हुई। मेरे वे चिकित्सक मित्र भी अब नहीं रहे। उसके पश्चात न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। क्या यह आज की बात है? तब से संसार कितना बदल गया, समय और रीतियों में कितना परिवर्तन आ गया। किंतु उस युवती की स्मृति आज भी रह रहकर मन में कौंध जाती है। शैलेंद्र बाबू ने अपने चुरुट की भस्म झाड़ते हुए पूछा, क्या कह रहे हो हेमांग? क्या यही तुम्हारा पत्नी व्रत है? तुम्हारे शयन कक्ष में तो तुम्हारी पत्नी का वो मूल्यवान तैलचित्र आज भी शोभायमान है। मित्रों के उपहास की अनसुनी करते हुए हेमांग बाबू अपनी वार्ता जारी रखने लगे। आज भी कार्यों की व्यस्तता के बीच उस युवती की स्मृति मन में उभर आती है, विशेषकर तब जब रात्रि के एकांत में मैं अपने कक्ष में चुपचाप अकेला समय व्यतीत करता हूं। जब पुस्तकें बंद कर छत पर अंधकार में जाकर बैठता हूं, तब मैं अपने जीवन की वो पुस्तिका स्मृतियों के हाथों में सौंप देता हूं। वह एक चंचल और नासमझ कन्या की भांति अस्तव्यस्त ढंग से उन पृष्ठों को उलटती पलटती है, कुछ पृष्ठों को विलग करती है और कुछ को पुनः जोड़ देती है। विचार करता हूं कि वो कन्या आखिर पलायन क्यों कर गई, किसके भय से? कभी कभी लगता है कि वो कठोर परिश्रम से भयभीत हो गई थी। उसने विचार किया होगा कि व्यर्थ इतनी दौड़धूप क्यों करूं, मुट्ठी भर धन ही तो प्राप्त होगा। जब बिना किसी श्रम के सुखपूर्वक रहा जा सकता है, तो भला कौन स्वेच्छा से श्रम करना चाहेगा? किंतु ये व्याख्या मेरे मन को संतोष नहीं देती। कदाचित वह कार्य से भयभीत नहीं थी, उसने स्वयं से भय खाया था, अपने उस उपकारी मित्र से भय खाया था। अपकार के लोभ से वो डर गई थी। तदुपरांत मैंने उसे अनेक बार अनेक रूपों में खोजने का प्रयास किया, किंतु कहीं भी उसका लेशमात्र पता न चला। और उसे न पा सकने का ही ये परिणाम है कि आज उसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं मेरे मन में उमड़ती रहती हैं। कभी विचार आता है कि उसने कोलकाता की सीमाओं से बाहर किसी अन्य चिकित्सालय में परिचारिका का कार्य स्वीकार कर लिया होगा। कभी मन कहता है कि वह उस विकृत जीवन के चंगुल से मुक्त होकर स्वामी और संतान के साथ सुखद गृहस्थी बसा चुकी होगी। मेरी कल्पनाएं किसी भी स्थिति में उसे उस पंख, विफलता और वंध्यत्व के गर्त में चिरकाल हेतु निमग्न नहीं रहने देना चाहती। किंतु मेरा यथार्थ बोध निरंतर उन्हीं आशंकाओं का स्मरण कराता रहता है। वो कदाचित वही है, उन्हीं गलियों में आज भी शेष है। मार्ग में चलते हुए जब कभी उन क्षेत्रों के समीप से गुजरता हूं, तो मैं अपनी दृष्टि से उसे उन अंचलों में भी खोजता हूं। स्वयं के प्रति लज्जा और ग्लानि की कोई सीमा नहीं रहती, फिर भी मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। मैं, जिसने उसका मंगल करना चाहा था, जिसके अंतर्मन में श्रेष्ठ बनने की अभिलाषा जागृत की थी, एक सुंदर भविष्य और सार्थक संभावनाओं का संचार किया था, उसकी परिणति को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने की वो लालसा मैं आज भी त्याग नहीं सका हूं। हेमांग बाबू मौन हो गए। भवेश बाबू निस्तब्ध और निश्चल बैठे रहे। शैलेंद्र बाबू ने भस्मपात्र एशट्रे को खींचकर अपने समीप कर लिया। हेमांग बाबू धूम्रपान नहीं करते। उनके एक पुराने
आधे टूटे हुए पुष्पदान से ही मित्रों के भस्म पात्र का कार्य सिद्ध होता है। समाप्त।